जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। पावर शेयरिंग अपन पढ़ रहे थे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा है, शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे। देखो, एक तो अपन ने पढ़ी बेल्जियम की कहानी, और दूसरा अपन ने पढ़ी श्रीलंका की कहानी। देखो, शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बेल्जियम एक यूरोपियन नेशन है, बहुत छोटा सा यूरोपियन नेशन है। श्रीलंका तुम्हें पता ही है, एशियन आइलैंड नेशन है। अच्छा, एनसीईआरटी में हरियाणा के साथ पॉपुलेशन का कंपैरिजन दिया है, तो बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा के कंपैरिजन में हाफ है, और श्रीलंका की पॉपुलेशन हरियाणा के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट इक्वल है। अच्छा, इनके पॉपुलेशन का डिवीजन देखें, कंपोजिशन देखें तो बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में, बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच स्पीकिंग लोग, डच स्पीकर्स। और इन डच स्पीकर्स की पॉपुलेशन कितनी है? 59%। बेल्जियम के वलोनिया रीजन में, वलोनिया रीजन में रहते हैं फ्रेंच स्पीकर्स, फ्रेंच बोलने वाले लोग। और फ्रेंच स्पीकर्स की पॉपुलेशन कितनी है? 40%। और बचे कुछ 1% हैं जर्मन स्पीकर्स, जर्मन स्पीकर्स 1%। श्रीलंका की अगर पॉपुलेशन का कंपोजिशन की बात करें, देखो, श्रीलंका में मेजॉरिटी है सिन्हाला स्पीकर्स की, सिन्हाला स्पीकर्स की। और कितने हैं सिन्हाला स्पीकर्स? 74% के आसपास। अच्छा, सिन्हाला स्पीकर्स के अलावा श्रीलंका में रहते हैं तमिल स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स कितने परसेंट है? ऑलमोस्ट 18%। अच्छा, तमिल स्पीकर्स के भी दो डिवीजन्स हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, और श्रीलंकन तमिल्स की पॉपुलेशन कितनी है? 13%। और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स, अच्छा, एक चीज और देखी थी अपन ने कि सिन्हाला स्पीकर्स ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं, और ये जो तमिल स्पीकर्स हैं ये ज्यादातर या तो हिंदू या फिर मुस्लिम। अच्छा, कुछ 7% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। इनमें से कुछ सिन्हाला बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं। बेल्जियम ने फॉलो करी अकोमोडेशन की पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? एकोमोडेशन। और श्रीलंका ने क्या फॉलो किया? श्रीलंका ने फॉलो करी मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी। अब याद होगा तुम्हें, बेल्जियम ने अकोमोडेशन की पॉलिसी के तहत क्या किया? सबसे पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट में
नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वर इक्वल, मतलब जितने डच स्पीकर्स के मिनिस्टर्स थे उनके बराबर ही थे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। दूसरा अपन ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट्स को। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा इन्होंने बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? ये जो डच स्पीकर्स थे ये इलेक्शन में वोट करते थे और अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज करते थे। फ्रेंच स्पीकर्स वोट करके अपनी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनते थे। जर्मन स्पीकर्स अपनी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनते थे। और इन कम्युनिटी गवर्नमेंट्स का काम होता था अपने अपने कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। और चौथा अपन ने देखा था ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और इस सेपरेट गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स को बराबर की रिप्रेजेंटेशन दी गई। ये था अकोमोडेशन पॉलिसी के तहत क्या हुआ। मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या हुआ? अच्छा एक चीज और, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948 में। इन लोगों ने क्या किया श्रीलंका वालों ने? सबसे पहला तो 1956 में एक एक्ट के तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। सिन्हाला वॉज मेड दी ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा इन लोगों ने क्या किया? दूसरा इन लोगों ने सिन्हाला स्पीकर्स को प्रेफरेंस दी गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में। और तीसरा इन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को प्रमोट एंड फॉस्टर करने की बात की। इन दोनों कहानियों में, बेल्जियम और श्रीलंका में, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि बेल्जियम बहुत पीसफुली डेवलप हुआ, शांतिपूर्वक डेवलपमेंट हुआ बेल्जियम में। और श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में हुआ सिविल वॉर। और इन दोनों कहानियों से एक सवाल अपन ने देखा था कि वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। यहां लिख देता हूं, वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो एक अपन ने देखा था प्रूडेंशियल रीजन, एक अपन ने देखा था प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मतलब कि इट पावर शेयरिंग के थ्रू, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जब आप पावर शेयर करते हो तो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट समुदायों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, जैसे कि अपन ने बेल्जियम में देखा। और दूसरा मॉरल रीजंस। मॉरल रीजंस कि डेमोक्रेसी का एसेंस, उसकी स्पिरिट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये अपन ने सब पढ़ा था और इससे ज़्यादा शॉर्ट में इस सब को नहीं निपटाया जा सकता। अगर इतना भी तुम लोगों को आता है, ये सब, ये पूरा याद है, तो बस इज़ेमार लगाना है और अपनी लैंग्वेज में लिखो आंसर, जो भी आंसर लिखना है।
इसके बाद अपन पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक बार देखो इसे। अच्छा, अब देखो अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। लास्ट टॉपिक अपना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक तो पुराने टाइम में राजाशाही हुआ करती थी, तो लोग भी ये मानते थे कि पावर का एक हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होना वो बढ़िया चीज़ है। उसकी वजह से क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। भाई एक आदमी के हाथ में सारी पावर रहेगी, वो चाहे अच्छा डिसीजन ले चाहे खराब डिसीजन ले, लेकिन क्विकली तो ले ही लेगा। अगर 8-10 लोगों के बीच में पावर डिवाइडेड होगी तो कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसअग्री करेंगे, और इस प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिले हो जाएगी। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे डेमोक्रेसीज ग्रो हुई, जैसे जैसे डेमोक्रेटिक नेशंस बनना शुरू हुए, तो लोगों को समझ में आया कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग या डेमोक्रेसी का एसेंस ये है कि हर समुदाय को, हर ग्रुप को साथ में लेकर चलना, हर समुदाय को, हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन देना। और फिर मॉडर्न डेमोक्रेसीज में 4 तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। पहला, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर मतलब कि जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाए, सेम लेवल पे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में जब पावर को शेयर किया जाए तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। और ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। चेक्स एंड बैलेंस मतलब ध्यान रखते हैं कि दूसरा वाला कहीं पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा, कहीं पावर को ओवर यूज तो नहीं कर रहा। और देखो ये अरेंजमेंट कितना ऑसम है कि ये एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करे, जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल किसको है? लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाए, वो लॉ सही है या गलत है, ये कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी। और जुडिशरी को अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। मतलब तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। ये एंश्योर करता है कि पावर किसी एक बॉडी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड ना हो जाए, किसी एक आदमी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड ना हो जाए, और पावर को कोई मिसयूज ना करे, ओवर यूज ना करे। दूसरा क्या है? दूसरा है वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर क्या है? When the power is shared among different levels of the government, जब सरकार के डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है तो उसे बोलते हैं वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं? एक तो पूरे देश के लिए गवर्नमेंट होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं आमतौर पे? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा लेवल कौन सा है? दूसरा होता है रीजनल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, बहुत सारे ऐसे नेशंस भी हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स होती नहीं है। तीसरा लेवल भी है, बहुत सारे कंट्रीज में लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं, जैसे अपने यहाँ पे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो एक तो है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर, तीसरा है पावर इज शेयर्ड विद डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर इज शेयर्ड विद डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे रिलीजियस ग्रुप्स, जैसे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। विमेन, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है। विमेन्स को अपने यहाँ पे पंचायत वगैरह में 1/3 रिजर्वेशन है। तो ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये जो वीकर सेक्शंस है, ये क्यों किया जाता है? कि हर समुदाय, फिर चाहे वो किसी भी वजह से अगर पिछड़ रहा है, पीछे रह गया है, तो उसको भी सरकार में रिप्रेजेंटेशन मिले, बराबर का हक मिले। और चौथा है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ये किस तरह से सरकार को या जो लोग पावर में बैठे हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो भी पावर शेयरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, फार्मर्स के प्रेशर ग्रुप्स हैं, ट्रेडर्स के प्रेशर ग्रुप्स हैं, बिजनेसमैन के प्रेशर ग्रुप्स हैं। अब सरकार कोई ऐसा काम करे जो फार्मर्स के हित में नहीं है, तो ये लोग धरना देंगे, ये लोग सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, ये एंश्योर करेंगे कि सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। मूवमेंट्स होते हैं, अभी अभी किसान आंदोलन हुआ था, 2014 में करप्शन, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में अन्ना आंदोलन हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज दो तरीके से फंक्शन कर रही हैं। एक तो ये कि एक पार्टी सरकार में है, मेजॉरिटी में है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी है, तो बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज भी हैं, वो ये एंश्योर करती हैं कि सरकार कोई भी ऐसा काम ना करे जो कि लोगों के हित में ना हो। और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज, देखो डेमोक्रेसीज में अल्टीमेट पावर किसके पास में है? लोगों के पास में है। जैसे भारत में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के पास में सारी पावर है। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो दोबारा इलेक्ट करवा दो, अगर नहीं किया है तो कुर्सी से उतार दो। पावर किसके पास है? हमारे पास। और पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉम्बिनेशंस बनाती हैं, कोएलिशंस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ी, मेजॉरिटी आ गई, सरकार बना ली। ये भी तो होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी, और फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज जब साथ में मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं, तो इस सरकार को क्या बोलते हैं? ये अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट है? कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पावर को शेयर करती हैं सरकार में रहते हुए, तो उसे क्या बोलते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी अभी बिहार में हुआ है ना, आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई है, तो वो कैसी गवर्नमेंट है? कोएलिशन गवर्नमेंट। ये है पावर शेयरिंग के फॉर्म्स। और इसके साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। आगे देखेंगे क्या पढ़ना है, कुछ सजेशन हो तो सजेस्ट कर देना। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।